दोस्तों, ब्राना स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत है। आज केंद्र सरकार का जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये सीखें केंद्र सरकार कहाँ से संचालित होती है। केंद्र सरकार का संचालन किया जाता है संसद से। बात आती है कि संसद किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। एग्जाम में प्रश्न आता भी है संसद में शामिल है, तो संसद में तीन चीजें शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। संसद कुल तीन चीजों से मिलकर बनी है या दो चीजों से मिलकर बनी है। यदि हम इसे चाहें तो ये दो चीजों से मिलकर भी बना सकते हैं। तो वो दो चीजें होंगी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कहते हैं व्यवस्थापिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। तो इन दो चीजों को भी बोलें तो तीन ही बोलती है। व्यवस्थापिका में लोकसभा राज्यसभा दोनों बोल जाती हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में काम करता है। संसद को पढ़ने के लिए पहले अनुच्छेदीय क्रम के हिसाब से हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, एक तरह से कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति या मैं ये भी बोलूं कि संघीय कार्यपालिका, बात एक ही होगी। राष्ट्रपति में पहले बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न इस लाइन में से ये है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल हमसे पूछा जाता है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा। फर्स्ट पीपल की जो संज्ञा दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है, क्योंकि इससे बड़ा पद, ये देश का सर्वोच्च पद है, इससे बड़ा पद देश में नहीं होता है, इसलिए हमारे राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखें अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग अनुसार संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमसे कोई ये पूछे संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा, तो वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होगा, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो ये इस लाइन में से दो प्रश्न खास हैं। ये सीखना है हमको कि हमारे देश में कार्यपालिका के प्रमुख कितने होते हैं। तो हमारे देश में कार्यपालिका के प्रमुख दो होते हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन कैसा प्रमुख? वास्तविक। राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन ये संवैधानिक प्रमुख है या अपन ये माने कि नाम मात्र का प्रमुख है। तो इस लाइन में से हमको ये सीखना है, देश में कार्यपालिका के प्रमुख दो होंगे, राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख कहलाएगा, प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रमुख कहलाएगा। अगले तथ्य पे अपन गौर करें कि भारत में राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो पहली बात तो यही है कि वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सामान्य सी बात है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। विशेष जो प्रश्न योग्यता वाले मैटर में से आते हैं वो आयु के आते हैं, एज के आते हैं। तो भारत में
राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु। निर्धारित की गई है 35 वर्ष। 35 वर्ष की जो आयु का मानक है, मुख्य रूप से एग्जामों में 3 पदों से पूछा जाता है। राष्ट्रपति 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए, राज्यपाल को न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। बात करें कभी कभार एग्जामों में अधिकतम आयु कितनी है, कंफ्यूजन करने के लिए आ जाता है। हम प्रश्न को पूरा पढ़ते भी नहीं है, जल्दीबाजी में भी फिर 35 ही भर देते हैं, प्रश्न में गलती हो जाती है। न्यूनतम आयु का निर्धारण तो है, अधिकतम आयु पर भारत का संविधान कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी नहीं लगाता है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अब बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इसकी चुनाव पद्धति गौर से आप सीखेंगे। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति के खंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव का पहला खंड है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। एकल संक्रमण तीसरा खंड है। मत प्रणाली के आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव 3 पद्धति, 3 चीजें अपन को याद रखनी है। भारत में चुनाव कराने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट वोटिंग मेथड और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऐसा कोई भी इलेक्शन, ऐसा कोई भी चुनाव जिसमें 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, सीधे शब्दों में ये सीख लें, जिसमें हमें वोट देने का अधिकार हो, वो चुनाव तो होते हैं प्रत्यक्ष। और जिनमें हम वोट नहीं दे सकते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, वो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष। हमने किसी ने भी कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाला होगा, तो जिनमें हम वोट नहीं डाल सकते वो चुनाव का मेथड होगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहला खंड तो आप सीख लें, क्योंकि राष्ट्रपति को आम जनता वोट नहीं करती है, इसलिए इसका पहला खंड है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा खंड है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक से मतलब अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब बात ये आती है किन को दिया गया है, अनुपात किसका लगाया जाएगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया किन को, मतदाताओं को। अब बात यह आती है अनुपात किसका लगाया जाएगा, तो अनुपात लगाया जाएगा आबादी का। सीधे शब्दों में ये सीख लें, जिस राज्य की आबादी भारत की आबादी के जिस अनुपात में है, उस राज्य से उसी अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होंगे। जैसे भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है यूपी, तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटर यूपी से ही होंगे, क्योंकि उसकी आबादी का अनुपात देश में सबसे ज्यादा है। तो यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत एक ही बैलेट पर एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है। सामान्यतः हम चुनाव देखते हैं, आप सरपंच का चुनाव लें, आप एमएलए का चुनाव दें, वोट देने जाएं तो केवल एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को वोटर वरीयता के आधार पर वोट देने का काम करता है। तो चुनाव पद्धति 3 खंडों में है। अप्रत्यक्ष रूप, हम वोट नहीं दे सकते। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आबादी का लगाया जाएगा, जिस राज्य की आबादी भारत की आबादी के जिस अनुपात में होगी, उसी अनुपात में उस राज्य से वोटर लिए जाएंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता के आधार पर वोटिंग करना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। बात करें आगे भी, जिस चैप्टर में भी, जहां पे भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहां पे एक प्रश्न फालतू बढ़ जाता है। अप्रत्यक्ष से मतलब ये है कि हम तो वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन सीखने की बात ये भी है कि हमारी जगह वोट कौन करेगा।
तो अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमको इसका निर्वाचक मंडल सीखना है जो अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है। देखिए, हमको ये सीखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें हम तो वोट नहीं दे पाएंगे, हमारी जगह कौन कौन वोट दे पाएंगे। तो इसके निर्वाचक मंडल जो अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों, 2 सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो 3 जगह के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के, इन तीनों जगह के सदस्य। लेकिन सदस्य कैसे होंगे, खास जो ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है निर्वाचित, क्योंकि संसद में 2 प्रकार के सदस्य बैठे रहते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, खास जो हमको ध्यान रखना है, इस शब्द का ध्यान रखना है, निर्वाचित, क्योंकि विकल्पों में जो विकल्प मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य, ये विकल्प सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। पूरी तरह से उत्तर गलत है, ये मिलेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल कैसे सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित। तो हमको उस विकल्प पर गौर करना है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस शब्द का खास गौर रखना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है, मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं ले सकते। दूसरा कंफ्यूजन विकल्पों में ये पैदा होता है, कभी कभार वो एक शब्द दे देते हैं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, पूरी तरह से गलत है। कभी कभार उनका शब्द होता है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, पूरी तरह से गलत है। राज्यों में जो प्रावधान किया गया है, केवल और केवल खां के सदस्य भाग ले सकते हैं विधानसभाओं के, न कि विधानमंडलों के, न कि विधान परिषदों के। तो 2 चीजें आपको गौर रखनी है, एक तो निर्वाचित खास तौर से ध्यान रखना है, राज्यों के मामले में विधानमंडल गलत नहीं करा दे, राज्यों के मामले में विधान परिषद गलत नहीं करा दें। राज्यों से सदस्य भाग लेंगे, विधानसभाओं के ही भाग लेंगे, विधानमंडल गलत शब्द होगा, विधान परिषद गलत शब्द होगा। देश का हिसाब कर लिए, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के, केंद्र शासित प्रदेशों को पहले राष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। लेकिन 70वें संशोधन 1992 के बाद, 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद दिल्ली, पुडुचेरी, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे हैं। 92 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में जिन केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी राष्ट्रपति के चुनाव में है, तो केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी राष्ट्रपति के चुनाव में है, एक तो दिल्ली, एक पुडुचेरी। इसका कारण यह है कि ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में देखें तो जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन इनमें पहले से ही विधानसभाओं की स्थापना की गई है, तो इनके सदस्य भी भाग लेने लगे हैं। अब जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो उसके लिए शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ
सर्वोच्च, उच्चतम या सुप्रीम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुपस्थिति यदि मुख्य न्यायाधीश उस समय पर हो तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। अब बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की, उसकी पद अवधि की, कितने समय तक वो रह सकता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है 5 वर्ष, लेकिन बीच में वह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। प्रश्न आता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन विगत कुछ वर्षों से मैं एक खास प्रश्न देख रहा हूं, उनका जो प्रश्न एग्जामों में पुटअप हो रहा है वो उपराष्ट्रपति से पुटअप हो रहा है। वो प्रश्न बना रहे हैं आजकल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सर्वप्रथम सूचना किसे देता है? तो इसको सीख ले। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन उपराष्ट्रपति इसके त्याग पत्र की सर्वप्रथम सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। खास प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाली गलती नहीं कर दें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली गलती विकल्पों से नहीं कर दें। हमको ये ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति के हाथ में जब त्याग पत्र आ जाएगा तो इसकी जो सर्वप्रथम सूचना दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को। तो कार्यकाल में 2 चीजें सीख ली। निर्धारित कार्यकाल है 5 वर्ष, अपनी इच्छा से वो त्याग पत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तीसरा प्रश्न बन रहा है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सर्वप्रथम सूचना किसको देता है? तो सबसे पहले उसकी जो सूचना जाती है वो किसको जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं हो, ना वो त्याग पत्र दे रहा हो, लेकिन कदाचार का आरोपी हो जाए। कदाचार सदाचार का विलोम शब्द है। सदाचार मतलब अच्छा आचरण और कदाचार का मतलब बुरा आचरण। बुरा आचरण से मतलब है कि राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा के अकॉर्डिंग नहीं चले तो संसद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाअभियोग प्रक्रिया से पद मुक्त कर सकती है, हटा सकती है। इस लाइन में 2-3 खास प्रश्न हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत में राष्ट्रपति को कैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति जिसका उल्लेख जिस अनुच्छेद में किया गया है 61, अपन से ये पूछा जाए राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है तो राष्ट्रपति हटता है महाभियोग से, और महाभियोग को लगाने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है? संसद। इसलिए राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति, राष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार दिया गया है किसको दिया गया है? संसद को। कौन से अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख किया गया है? 61 में। कैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अपन ये सीखे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रभावी कैसे होगा, क्योंकि ये महाभियोग प्रक्रिया से हटता है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करेंगे। महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग लगाने का पावर संसद में है, और शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया संसद में 3 चीजें शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहां आप देखिए कि राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगा रहे संसद लगाएगी। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पे तो खुद पे महाभियोग लगी रहा है। अब संसद में बची लोकसभा और राज्यसभा।
महाभियोग कैसे प्रभावी होगा? तो सर्वप्रथम तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव हमको लेना पड़ेगा। महाभियोग के प्रस्ताव पर प्रश्न बन जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लिया जा सकता है? सीधी सी बात है कि इस पे महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लिया जा सकता है। लोकसभा भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले सकती है, राज्यसभा भी महाभियोग का प्रस्ताव ले सकती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। लोकसभा यदि प्रस्तावित करती है तो 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा का एक सदस्य ही राष्ट्रपति से कोई रंजिश रखता है, वो अकेला प्रस्ताव ला सकता है, ऐसा नहीं है। यदि लोकसभा प्रस्ताव लेती है महाभियोग का तो 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए, और यदि राज्यसभा लेती है तो 50 सदस्यों के सिग्नेचर होना आवश्यक है। महाभियोग प्रस्ताव जब लिया जाता है, माना कि लोकसभा ने 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ले लिया, अगली प्रक्रिया क्या होगी? पारित की होगी। लेकिन खास बात यह ध्यान रखें, पारित होने से 14 दिन पहले इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। सूचना के बाद 14 दिन के बाद जो सदन, अपन बात कर रहे थे कि माना कि प्रस्ताव लोकसभा ने लिया, तो लोकसभा के 100 सदस्यों ने साइन किए, महाभियोग का प्रस्ताव भी ले लिया, पारित होने की डेट से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी सूचना दे दी। राष्ट्रपति की सूचना के बाद उसे प्रस्ताव लेने वाला सदन लोकसभा 2/3 बहुमत से क्या करे? पारित। लोकसभा जब उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो अगले सदन में भेजे। अगला सदन है राज्यसभा। यदि राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त होना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा, उसे पद पर रहने का अधिकार उसका समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, महाभियोग से खास प्रश्न है, महाभियोग की शक्ति है संसद में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 61। महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लिया जा सकता है? किसी भी सदन में। लोकसभा भी ले सकती है और राज्यसभा भी। पारित होने के कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए तो दोनों ही सदनों में होना चाहिए, लोकसभा भी पारित करे, राज्यसभा भी पारित करे। कितने बहुमत से होना चाहिए? 2/3 बहुमत से होना चाहिए। विशेष बहुत सीधा सर, बहुत जटिल प्रश्न खूब आता रहा है। अब तक कितने भारतीय राष्ट्रपतियों को महाभियोग प्रक्रिया से पदमुक्त किया गया है, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है? तो इतने लंबे समय के बाद भी किसी भी राष्ट्रपति को आज तक भारत में महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। लेकिन तुम्हारा धैर्य छोड़ जाता है, विद्यार्थी धैर्य छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि देश की आजादी को बहुत दिन हो गए तो एक आध तो हट ही गया होगा, 1 या 2 भरने में फुल आनंद आता है। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया है, संविधान में उल्लेख भी है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति को आज तक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। कार्यकाल में ही कुछ चीजों का जिक्र और भी कर रहे हैं। देखो, कार्यकाल में अब तक तो हमने एक पढ़ा है कि निर्धारित कितना है, तो 5 वर्ष है। स्वेच्छा से त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सूचना किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से। महाभियोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 61 में। महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लिया जाएगा? तो किसी भी सदन में। पारित के कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? तो 14 दिन पहले। कितने सदनों में पारित करना जरूरी है? तो दोनों में। कितने बहुमत से पारित किया जाएगा? तो 2/3। कितने राष्ट्रपति महाभियोग से हटा दिए गए हैं? तो एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है। अब अपन बात कर लें कि राष्ट्रपति के ना तो 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ना उसने अपनी इच्छा से त्याग पत्र दिया है,
लेकिन बीच में ही उसका हो जाता है निधन, राष्ट्रपति का निधन हो जाए या पद त्याग कर दे, तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, उपराष्ट्रपति आया। यदि दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अच्छा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन उसकी अवधि फिक्स होगी। कितने समय के लिए कर सकता है? तो मैक्सिमम उसका कार्यकाल 6 माह का हो सकता है। तो आप देख लें, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति। यदि दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये सभी कार्यवाहक जो भी राष्ट्रपति बनते हैं मैक्सिमम 6 महीने तक ही पद धारण कर सकते हैं। इस 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति पद का चुनाव दोबारा पुनः करवा लिया जाता है। ये जरूर नहीं सोचे दिमाग में ये उठ रहा हो कि सर ये भी मर जाए तो अन्य न्यायाधीश भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, उनमें से वरिष्ठता में से लिया जा सकता है, और सब मर जाएंगे तो उसके बाद फिर जिक्र कर लेंगे। अभी ऐसा हुआ नहीं है। अब एक तथ्य कार्यकाल में ये भी देख लें कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे यहाँ अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। बराक ओबामा 2 बार रहे, भविष्य में वे कभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। प्रावधान यह है कि ये नहीं कि 1 बार या 2 बार, कितनी भी बार किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन देश का चलन आप सब जानते ही हैं। दोबारा तो इस देश में वार्ड पंच भी नहीं बनने देते। 1 बार बन जाए तो उसको इतनी बुराइयां हो जाती हैं कि उससे इतनी अपेक्षाएं होती हैं, दोबारा उसको निर्वाचित होने नहीं देते। तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है। अब तक के इतिहास में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही केवल 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को 2 बार पद पर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन संविधान ये प्रावधान नहीं करता है कि कोई व्यक्ति 1 बार बनेगा या 2 बार बनेगा। कोई व्यक्ति हमारे देश में कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। कार्यकाल में ये गौर कर लें, अक्सर उपचुनावों की हम बात करें, एमएलए का कार्यकाल भी 5 साल होता है। किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन हो जाता है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का निधन हो जाता है, कार्यकाल उसका भी 5 साल होता है। तो अगला सरपंच और अगला जो विधायक बनता है वो शेष कार्यकाल के लिए बनता है। माना कि 2.5 साल एमएलए पद पर रहा और बीच में उसका निधन हो गया तो इलेक्शन दोबारा होगा, उपचुनाव होगा वहां पे। लेकिन अगला जो एमएलए जीत करके आएगा वो 5 साल के लिए नहीं आएगा, वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति का बीच में निधन हो जाता है, दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो पुनः 5 वर्ष के लिए ही आएगा। तो ये देखिए, कार्यकाल से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों का जिक्र मैंने आपसे किया है। सबसे पहले कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कितने वर्ष का निर्धारित है, तो ये 5 वर्ष का निर्धारित है। त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसके त्याग पत्र की सूचना किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया से। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख जिस अनुच्छेद में मिलता है तो 61। महाभियोग लगाने की शक्ति या राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है तो संसद में। महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लिया जाता है, तो किसी भी सदन में ले सकते हैं।
पारित होने से कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, तो 14 दिन पहले इसकी सूचना देना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव कितने सदनों में पारित होना चाहिए, तो दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाए गए हैं, तो एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद ग्रहण कर सकता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। दोनों का ही यदि पद रिक्त हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितनी भी बार बन सकता है। संविधान इस पे कोई प्रावधान नहीं करता है। अब अपन बात करें कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति को पहले 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था। 2018 के बजट के अनुसार राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। रेलवे लोको पायलट में एक बार पूछ लिया था कि राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन है, फिर भी 5 लाख भर के आ गए। वार्षिक और प्रति माह में तो अंतर होता है। प्रति माह 5 लाख मिल रहा है, तो वार्षिक जो वेतन होगा 12 महीने का वेतन होगा, 60 लाख होगा। ऐसे बड़े संवैधानिक पदों पर पेंशन आदि होती है। प्रदान के बाद 30 लाख रुपए वार्षिक। क्या दी जाती है, पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। खास बात की राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा, सरकार उससे टैक्स नहीं ले सकती है। भले उसका वार्षिक वेतन 60 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, सरकार उससे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती। राष्ट्रपति को वेतन और पेंशन, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति को वेतन और पेंशन कहां से प्रदान किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की बात हो गई, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यों की बात की, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों की, पहले कोई भी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं निभाता था। 70वें संविधान संशोधन 1992 से, संशोधन 1992 से शुरू में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे हैं। बात करें कि दिल्ली पुडुचेरी से, आप गलत नहीं करें, 2019 से थोड़ा सिस्टम बदला है, उसको भी अपडेट करने की आप कोशिश करें। वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं स्थापित की गई हैं। 2019 से पहले 2 ही जगह विधानसभाएं थी, दिल्ली में थी, पुडुचेरी में थी, लेकिन 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया गया। उनमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। अब अपन पुराना यदि रट रखा है तो उसे डिलीट करने का काम करें। प्रश्न ये आता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो दिल्ली को दिया गया है, पुडुचेरी को दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभाओं की स्थापना की गई है, इसलिए इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचन